लंबे समय पहले एक गांव में आदित्य और भावना नामक पति पत्नी रहते थे। उनका चित्रा नामक एक सुंदर सी बेटी थी। वो एक छोटी सी घर में रहते थे। आदित्य एक बहुत नेक इंसान था और जितना उसके पास था उतने में ही खुश रहने वाला था। वो पानी पूरी बेच के आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल करता था। हर रोज वो सुबह उठ के पानी पूरी बना के बेचने जाता था। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाना काफी नहीं होता है, बार बार खाने का मन करता है। 10 रुपयों का एक प्लेट, आइए आइए। ऐसे पूरी गांव में जाते हुए बेचता था। उसके बनाए हुए पानी पूरी स्वादिष्ट रहने पर सभी लोग वहाँ खाना पसंद करते थे। रोज की तरह वो एक दिन पानी पूरी बेच के अंधेरा होने पर वापस घर जाते रहता है, जब उसे रास्ते में कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। उसके पलक झपकते ही वो लोग गायब भी हो जाते हैं। कौन थे वो लोग? क्यों भाग रहे थे? और इतने में ही कहाँ गायब हो गए? ऐसे वो अपने आप में सोच रहा था जब उसे रास्ते के बगल में एक सूटकेस दिखाई देता है। ये किसका सूटकेस है? शायद किसी ने खो दिया होगा। सुबह मैं इसे जमींदार को दे देता हूँ, वो इसको उसके मालिक तक पहुँचा देंगे। ऐसे सोच के वो सूटकेस अपने साथ अपने घर ले जाता है। आदित्य की पत्नी उस सूटकेस को देख पूछती है, ये किसका सूटकेस है जी? मुझे नहीं पता, आते समय रास्ते में मिला था मुझे। क्या है सूटकेस में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर रुकिए, मैं पहले ये देखती हूँ कि इसमें है क्या। और ऐसे सूटकेस खोलती है। सुनिए, इधर आके देखिए तो कि इसमें है क्या। हाँ, क्या है? पास आके देखने पर वो सूटकेस हीरे, मोती और सोने से भरा हुआ था। देखा आपने, कितने हीरे, कितना सोना है इसमें। अब हमें कभी वापस मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भावना, ये सूटकेस हमारा नहीं है, किसी ने खो दिया इसे। कल सुबह इसे जमींदार के हवाले करने इसे लेके आया हूँ। तो आप क्या इसे जमींदार को लौटाएंगे? हाँ, मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी। हम इस सूटकेस को हमारे ही पास रखेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आखिरकार बहुत खुश रहेंगे। अपनी पत्नी का उस बात ना स्वीकार करने पर आदित्य उसे दुख ना पहुंचाने के लिए उसे कुछ नहीं कहता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं उन हीरे और मोती को लेता हूँ तो गलत है, पर अगर मेरी पत्नी वो सब लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है ना। ऐसे सोचकर अपनी पत्नी से कहता है, किसी और का कमाया हुआ मुझे खर्च करना ठीक नहीं लगता है। मैं अपने पानी पूरी का दुकान ही चलाऊंगा। तुम्हें जो पसंद तुम वही करो। ऐसे कहने पर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मिले हुए हीरे, मोती और सोना बेच के एक बड़ा सा घर खरीदती है और वे सब उसी घर में चले जाते हैं। मगर आदित्य अपना पानी पूरी का व्यापार नहीं छोड़ता है। एक दिन जमींदार के पास एक औरत आती है। प्रभु, प्रभु, मेरे घर में किसी ने सारे हीरे, सोना, मेरी गहने चुरा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपके पास भाग के आई। कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। फिक्र ना करो माता, मेरे पे भरोसा करके आप चले जाओ। मैं उस चोर को पकड़ के आपको बुलाऊंगा। जमींदार के ऐसे कहने पर वो औरत उन पे भरोसा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद के कुछ ही दिन में जब आदित्य और उसका परिवार एक बड़ा घर खरीद के उसमें रहने लग जाते हैं, तो गांव के लोग में उन्हीं के बारे में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। ऐसे ये बात जमींदार तक भी पहुंचती है। एक साधारण पानी पूरी बेचने वाला एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद पाया? पता नहीं प्रभु, किसी को नहीं पता। गांव के सारे लोग भी आश्चर्यचकित होके इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सुन के आपको बताया। ठीक है, उन दोनों को इधर लेके आओ। जी प्रभु। जमींदार के कहने पर सेवक उन दोनों को उनके पास लेके जाते हैं। आदित्य, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे व्यापार के बारे में भी पता है। तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। पूछिए प्रभु। कुछ नहीं, तुम इतने कम दिनों में उतना बड़ा घर कैसे खरीद पाए हो? सच बताओ। क्या ये पूछने के लिए जमींदार हमें यहाँ तक बुलाए हैं? मुझे ही बताना होगा कुछ, वरना मेरे पति सब सच बता देंगे। मेरे पति का कमाया हुआ पैसा हम बचा बचा के ये घर खरीद पाए हैं प्रभु। ऐसे हिम्मत से बोलती है।
ताकि किसी को शक ना आए। माता, आप पे कोई इल्जाम लगाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया हूँ। मेरे पास एक औरत आके बोली है कि उसके गहने और सोना किसी ने चोरी कर लिया और उसी समय में आपने एक बड़ा घर लिया। हालात मुझे आपसे इसे पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सच कहिए कि आपको इतने पैसे अचानक कहाँ से मिले? अगर मैं अब भी चुप बैठूंगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी और उस औरत के दुख का कारण मैं ही हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर आदित्य जमींदार को सच बताने का फैसला करता है। मुझे क्षमा करे प्रभु। और ऐसे जो कुछ भी हुआ वो प्रभु को बताता है और तुरंत वो गहनों वाला सूटकेस उनके हवाले कर देता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुमने सच बता के और ये गहने ला के वापस कर दिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा और दंडित नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना आदित्य, गलती ना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलती करने वालों को रोकना। ये कभी मत दोहराओ। जमींदार के माफ करने पर आदित्य उनके कृतज्ञ होता है और वहां से चला जाता है और जमींदार उन गहनों को उस औरत के हवाले कर देता है। आदित्य हमेशा की तरह अपने पानी पूरी का व्यापार करता है और उसी से अपना घर को चलाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती नहीं करना है ये तो सबको पता है और गलती करने वालों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है, ये समझ लो। एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबीयत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं, आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनकी तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहाँ सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबुओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के हैं भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब, ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना लें, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबुओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था।
ताकि बचे हुए नींबुओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबुओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना? कम से कम कुछ दिनों तक चला पाओगे ना? नवनीत बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा? मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा? मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी।